रॉय साहब के पास आती हूँ कि रॉय साहब, आप लोग दोनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस शेखर यादव जैसे जजेस की, अगर राजवेंद्र जी कह रहे हैं कि भरमार लगी हुई है, हर जज कंपीट कर रहा है एक दूसरे से कि कैसे वो सत्ता के करीब आ जाए, एक वकील होने के नाते मैं चाहती हूं कि आप बीती बताइए कि वकीलों पर, आप जैसे वकीलों पर जो मुखरता से संविधान की बात कर रहे हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या मुसीबत इस समय है, और क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट एक गंद का अड्डा बन चुका है? बहुत अगर साफ शब्दों में मैं आपसे पूछूं, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट करिए रॉय साहब जी। मैडम, पूरी बहस केंद्रित है उन 13 सीनियर एडवोकेट्स की उस चिट्ठी पर जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है। वो 13 हमारे बहादुर साहसी वकील, वो पूरी न्यायिक निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती लिए हैं, जिसकी तरफ सारा देश देख रहा है। और मुझे याद आ रहा है कि वो उन 72 सेनानियों की तरह से हैं जिनको लेकर गांधी जी ने पहला नमक सत्याग्रह किया था। और सिर्फ इलाहाबाद ही नहीं, न्यायपालिका के हर कोने में उन 13 वकीलों की चिट्ठियों की गूंज जाएगी। मैं आपका प्रश्न का उत्तर देने के पहले थोड़ा सा यह बता दूं कि वो 13 वकीलों को कौन सी बात चुभ गई जिससे व्यथित होकर, विचलित होकर उन्होंने कॉलेजियम को, सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखा। क्या कहा उन्होंने? एक तो जस्टिस शेखर यादव जिस मंच का इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें नहीं करना चाहिए था। विश्व हिंदू परिषद एक विवादित संगठन है, बाबरी मस्जिद को गिराने में जिसकी मुख्य भूमिका रही, आरएसएस का आनुषंगिक संगठन है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने कहा कि एक आपराधिक कृत्य था और यह भारतीय संविधान के लिए काला दिन था। दूसरा, ये पहली बार उन्होंने नहीं कहा, बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जहां पर वो सनातन का, बहुसंख्यक का, हिंदू मुसलमान का सवाल उठाकर अपने वैचारिक प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। एक जज की प्रतिबद्धता क्या होनी चाहिए, यह जानने का हक सबको है, आपके श्रोताओं को भी है। संविधान का जो अनुच्छेद है जिसके तहत उनको शपथ लेना पड़ता है, उसके हिसाब से एक जज संविधान और संविधान के अंतर्गत बनाए गए कानूनों के अनुसार अपने कार्य को संचालित करता है। और संविधान का जो आर्टिकल 51A है, क्योंकि 4th शेड्यूल में वो जो अनुच्छेद 129 के अंदर 4th शेड्यूल में शपथ है, उसमें शपथ वो संविधानिक मूल्यों को रक्षा के लिए लेता है। वो किसी हिंदुत्व, किसी इस्लाम के सिद्धांतों के पालन और करने के लिए हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनता है। हमारा जो आर्टिकल 51A में जो F वाला एक लाइन में पढ़ देता हूं, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो हमारी साझी संस्कृति है उसके अच्छे मूल्यों का संवर्धन करेगा, सुरक्षा करेगा। इनके भाषण की छोटी सी एक झलक में दिखा दी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो हमारी गीता है उसमें यह लिखा है और जो तुम्हारा कानून है उसमें यह लिखा है। इज इट ए कंपोजिट कल्चर, एक्सप्रेशन ऑफ ए कंपोजिट वैल्यू सिस्टम? कि गीता हमारी है, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा कुरान है। दूसरा क्या लिखा? साहब हम हिंदू हैं, हमने सती प्रथा को खत्म किया, हमने छुआछूत को खत्म किया। आप मुसलमान हो, आप भी जरा सा बहु विवाह प्रथा जो 4 शादियां कर लेते हो, हम एक और हम 5 और हमारे 25 वाला वो खत्म करो। और आप जो है हलाला खत्म करो, 3 तलाक खत्म करो। आप कहते हैं कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे, हमारे बच्चे बचपन में गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, अच्छे वाक्य सीखते हैं, और तुम्हारे बच्चे हिंसा की तरफ जाते हैं। हमारे बच्चे को कहा जाता है कि तुम चींटी को भी जो है पैर से न मसलो, और तुम्हारे बच्चे के सामने तुम जानवर जिबह करते हो। तो ये जो पूरा का पूरा हमला किया इन्होंने अल्पसंख्यक को, आखिर में आते आते कहा यह हुकूमत चलेगी तो बहुसंख्यक की इच्छा से चलेगी। यही तो मोदी जी कह रहे हैं, यही तो सावरकर की पूरी थ्योरी है कि यह देश मूलतः हिंदुओं का देश है और मुसलमान को हिंदू
केवल अपना उपासना की इनको छूट है, बाकी इन्हें हिंदू की तरह रखना पड़ेगा। यही तो मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, हम एक ही पूर्वज से होकर आए हैं। ये केवल अपना पूजा पद्धति अलग करें, नमाज पढ़े, क्योंकि हिंदुओं में भी 10 तरह के पूजा होते हैं। जैन का अलग है, बुद्ध का अलग है, हिंदू का अलग, दलित का अलग है, ठाकुर का अलग है, ब्राह्मण का अलग है, दक्षिण उत्तर का सब अलग अलग है। तो अब डीएनए एक है, लेकिन आप हिंदू बन के रहिए, आप अपने को हिंदू मानिए। सावरकर कहता है कि यह हिंदू राष्ट्र है, और जो लोग भी जिनका जो यहाँ पर अपने को मुस्लिम समझते हैं, वो इस देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। तो यही तो जस्टिस शेखर यादव का भी मंतव्य है। तो कैसे वो जज की कुर्सी पर बैठे रह सकते हैं, अगर वो कहने के बावजूद भी और सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के बावजूद भी अपने कहे पे कायम है। क्योंकि हम माननीय योगी जी उनको समर्थन में खड़े हो गए कि क्या गलत कहा उन्होंने। तमाम बार एसोसिएशन उनके समर्थन में खड़े हो गए। बार एसोसिएशन का जो चेयरमैन है श्रीमान मनन मिश्रा, उनकी पूरी कोशिश रहती है कि जुडिशियल करप्शन के खिलाफ, वकीलों पर किसी हो रहे जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ बार काउंसिल हड़ताल पे न जाए, बार काउंसिल किसी तरह की चिट्ठी न लिखे, बार काउंसिल किसी तरह का प्रतिवाद न करे। तो बार काउंसिल और बार एसोसिएशन बना किस लिए है भाई? वो तो चाहता है कि हाई कोर्ट अच्छे से चले और ईमानदारी से चले। तो हाई कोर्ट की हालत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट में भी अच्छे जजों की पर्याप्त संख्या है, लेकिन हाई कोर्ट का जज डरा हुआ है। हाई कोर्ट में यह स्थिति, सुप्रीम कोर्ट का एक उदाहरण बता दें, दुनिया जानती है कि जब जजों के अपॉइंटमेंट के सवाल पर वो जो जस्टिस कौल ने कहा कि कल तक बताइए, ने लॉ सेक्रेटरी और लॉ मिनिस्टर को मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करूंगा, अगले दिन जो रोस्टर ही चेंज हो गया, केस कहीं और लग गया। जस्टिस कौल के यहाँ सारे वकील खड़े हो गए, साहब आप ही को सुनना था। उन्होंने कहा जाइए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछिए, उनको पता होगा कि रातों रात कैसे चेंज होगा। कौन सी शक्तियां हैं जो रोस्टर को कंट्रोल कर रही, जो रजिस्ट्री को कंट्रोल कर रही, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के माइंड को कमजोर कंट्रोल कर रही। ये सच्चाई है कि जो ईमानदार जज हैं, जिनकी भारी संख्या है, वो बिल्कुल भयभीत है। उसे लगा कि कुछ भी हम ऐसा करेंगे तो इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। और हमारे जैसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय हैं, बहुत सज्जन, बहुत ईमानदार और बहुत तेज आदमी है, पारदर्शी आदमी है, लेकिन शेखर यादव जी पर तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे जिसकी उम्मीद उनसे की जा सकती है। वो तो काम रोक भी सकते, उनको पावर है, और सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं यहाँ का है। जैसे 227 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अधीन होता है, सुप्रीम कोर्ट के हम अधीन नहीं। ये उनको पावर था, और ये करके वो जस्टिस शेखर यादव का भी भला करते और न्यायपालिका की का भी भला करते। तो ये अच्छा, दूसरे 2019 के बाद 2014 से प्रक्रिया शुरू हुई, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। 2019 के बाद जिस तरह से संघ ने और संघ की विचारधारा ने इस देश की संस्थाओं को अपने मुट्ठी में कैद करने की कोशिश किया, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन देख लीजिए, चाहे रिसर्च संस्थाएं देख लीजिए, चाहे नेहरू म्यूजियम देख लीजिए, चाहे यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, चाहे कमीशन देख लीजिए, जितना ह्यूमन राइट कमीशन से लेकर सारे कमीशन, चाहे इलेक्शन कमीशन देख लीजिए, चाहे जो जहां भी इस तरह सब जगह इनके आदमी बैठ गए। अब जुडिशरी में अपना आदमी बैठाने की प्रक्रिया में अब ऐसे ऐसे आदमी को बैठा रहे हैं जिनका कानूनी ज्ञान बहुत कम हो, लेकिन जिनका कमिटमेंट बेदाग हो, कि वो आंख मूंद के भी वो संघ के ही पक्ष में अपने दिल, दिमाग और मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से इतने अच्छे अच्छे जजों का नाम गया है, जजों को बनने के लिए। हमारे हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने साल 1.5 साल से वन फाइनेस्ट नाम गए हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल के सपोर्ट नहीं करते, वो पॉलिटिकल है भी नहीं, लेकिन उनका नाम अटका इसलिए हुआ है कि उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, उनके पास कुछ भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि जो साबित कर सके कि संघ का जो है, कहा जाता है भाई उनसे लिखवा के लाइए, उनसे कहलवाइए, वो जी नेटवर्क जो संघ में चलता, फलाने जी अगर चाहेंगे तो आपका हो जाएगा।
तो इस तरह का घुटन है, इस तरह का घुटन है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 180 जजों की स्ट्रेंथ 1993 के असेसमेंट से है। आज 80 जज भी नहीं है और सारे नाम पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज यहाँ अभी पंडित कन्हैयालाल मिश्रा में आए थे, अच्छे जज लोग आए थे, सब यही रो रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का गला घुट गया, जजों की इतनी भारी कमी है और इसमें चयन की प्रक्रिया को इतना बाधित किया जा रहा है कि वो जो है किसी भी तरह से पहिया आगे नहीं बढ़ रहा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का भी प्रोविजन है कि रिटायर्ड जजों का भी समायोजन किया जा सकता है। एक इमरजेंसी सिचुएशन हाई कोर्ट में, एक बिल्कुल जैसे रथ का पहिया कीचड़ में फंसा हुआ, आगे नहीं बढ़ रहा। आप अच्छे रिटायर्ड जजेस को भी तब तक 100 लाख की नया अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे, आप उन लोगों को लगा दीजिए। लेकिन इनको तो वो जो संघ की शाखा में जो पढ़ाया जाता है, तोया हिंद भूमि सुखम वर्धितुम, उसको उसका रट्टा लगाने वाले लोग, इनको कमिटेड जुडिशरी चाहिए, जिसके चलते इंदिरा गांधी जी को बदनामी झेलनी पड़ी। नहीं, लेकिन क्या जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भी काफी सपोर्ट किया, काफी समर्थन दिया जस्टिस शेखर यादव का, उन्होंने ये भी कहा कि अरे उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, तो आज क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट पूरी तरह से एक कमिटेड जुडिशरी की तरफ बढ़ चुका है? ज्यादातर जजेस कमिटेड है सत्ता के लिए, उनको अपना प्रमोशन चाहिए, उनको अपना मतलब उनको साधना है। क्या इस पोजीशन पर पहुंच गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट? इलाहाबाद हाईकोर्ट एक गहरे संकट से इसलिए भी गुजर रहा है कि यहाँ पर जजों का एक छोटा सा गुट ऐसा आ गया है जो विवादित विचारों और विवादित निर्णयों के जरिए इस हाईकोर्ट को के पूरे छवि को धूमिल कर रहा है। जिस हाईकोर्ट में जस्टिस जेएमएल सिन्हा जैसे जज थे, जिस हाईकोर्ट में और बहुत सारे जज थे जो इसके स्वर्णिम अतीत के किस्से बयान करते हैं, उस हाईकोर्ट में इस तरह के जज आ रहे हैं जो गाय गोबर और गीता को संविधान से ऊपर रख दे रहे हैं, जो कोर्ट में बैठ के यह कह रहे हैं कि अगर धर्मांतरण इसी तरह होता रहेगा तो इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक में हो जाएगा। अरे 600 साल 700 साल मुगलों का शासन था, तब हिंदू की संख्या 1% नहीं घटी। 200-250 साल अंग्रेज भी यहाँ पर लूटपाट के गए तो भी हिंदू की संख्या नहीं घटी। लेकिन इन ऑनरेबल जस्टिसेस के दिमाग में ये जो आरएसएस का कुप्रचार चल रहा है कि हिंदू अल्पसंख्यक होता जाएगा। अरे हिंदू अल्पसंख्यक होने का खतरा नहीं, तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हो। तुमने शपथ इस बात का लिया था कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करोगे। हाईकोर्ट के ऑनरेबल जजेस को तो इतना पावर है 226 अनुच्छेद में अनफेटर्ड पावर कहा गया है कि एक गरीब एक चिट्ठी भी लिख दे कि हम 15 साल से जेल में हैं, हमारा मुकदमा नहीं चल रहा है। एक गरीब अगर चिट्ठी भी लिख दे कि बैंक के कर्जे जो से अनाप शनाप हमारी वसूली हो रही है, तो वो चिट्ठी जो है वो बम की तरह फूट सकता है। वो हाईकोर्ट का जज चाहे तो उस चिट्ठी से तूफान खड़ा कर देगा और जितने भी आम राज सत्ता के जितने भी विभाग हैं उनको कोर्ट के अंदर उल्टे सर के बल खड़ा कर देगा। और ऐसे उदाहरण हैं सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी कि चिट्ठियों के आधार पर गरीबों को न्याय मिला है। तो हमारा जो संविधान है वो इस देश के नागरिकों के सारे अधिकारों की रक्षा के लिए, हमारे ऑनरेबल जज की ये ड्यूटी होती है कि नागरिकों के सारे अधिकार, जहां भी उनके साथ भेदभाव हो, जहां भी उनके साथ शोषण हो, जुल्म हो और राज सत्ता और स्टेट पावर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करे, तो इसी के लिए अनुच्छेद 226 के तहत ये जज हमारे जज बैठाए गए हैं। इनको असीमित पावर दिया गया है न्याय करने के लिए, अन्याय करने के लिए नहीं। लेकिन आज इतना भय समाया हुआ है, आज हर आदमी को लग रहा है जस्टिस लोया का, हर आदमी अपने आगे एक जस्टिस लोया की तस्वीर रख के चल रहा है, हर आदमी जस्टिस कुरैशी को सामने रख के चल रहा है, हर आदमी दिल्ली के उन हाईकोर्ट उस सीनियर जज के का किस्सा बयान कर रहा है कि जिसने कहा कि अगले दिन सबको गिरफ्तार को दिल्ली में और रात ही में उसका पंजाब में ट्रांसफर हो गया। लगातार अनगिनत ऐसे किस्से हैं कि आप उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिए,
आप उनको सुप्रीम जस्टिस जो उत्तराखंड से आए थे, कितना जोसेफ जस्टिस के जोसेफ को कितना सताया गया, सुप्रीम कोर्ट आने के पहले कितना उनको रोका गया। आप समझ लीजिए कि हमारे रोहिंटन जस्टिस रोहिंटन नारिमन ने कहा कि मैं कोलेजियम की बैठक नहीं होने दूंगा जब तक कि उस कोलेजियम के सामने जस्टिस कुरैशी का नाम भी प्रस्ताव में नहीं रहेगा, और रिटायर हो गए और कुरैशी साहब का नाम नहीं आने दिया गया। तो एक भयानक, ये सिर्फ ये बहुत सांप्रदायिकता की तरफ वो बढ़ रही है जुडिशरी। इसको रोकने के लिए हमारा बार काउंसिल, हमारा बार एसोसिएशन और ऑल इंडिया बार काउंसिल को सजग रहना पड़ेगा। रिटायर्ड जजों को भी, क्योंकि रिटायर्ड जजों को भी बहुत सारे ऑफर दिए जा रहे हैं। वो पोस्ट रिटायर जो एंगेजमेंट है, पोस्ट रिटायर जो उनके बेनिफिट्स हैं, उसमें वो जज रहते ही उसके चक्कर में पड़ जा रहे हैं। और ये सब तरह के कानून बनने चाहिए कि ऑनरेबल जज एक बार रिटायर हो जाए तो उसे किसी भी तरह से सरकार या गैर सरकारी काम में और लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। बहुत बड़ा कारण है कि जज जो है अब रिटायरमेंट के बाद कौन सा मलाई काटेगा, उसके लिए अपनी नौकरी के दौरान ही चक्कर काटने लगता है अपने राजनीतिक गुरुओं का। ये सारे सवाल हैं जो जस्टिस शेखर यादव ने जो कृत्य किया है, जो कहा है, उससे और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे ऑनरेबल जजेस के चेहरे से नकाब उठ रहा है। और हमारी न्यायपालिका किस तरह से लाचार और अशक्त है राज सत्ता के सामने, केंद्रीय सत्ता के सामने, मोदी जी और शाह जी के पूरी ताकत के सामने। ऐसा इतिहास के उस समय भी नहीं हुआ जब बड़े बड़े जज इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल गए और कहे कि हम किसी तरह के गैर संवैधानिक दबाव को नहीं झेल सकते हैं। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। और मैं चाहता हूँ कि ये 13 जजों की चिट्ठियों का पूरा संज्ञान लिया जाए। शेखर यादव साहब के साथ दिक्कत है, वो बहुत कम टेन्योर के लिए ऑनरेबल जज बने हैं। उनकी पता नहीं क्या बैकग्राउंड में उनकी योजना है, इसलिए भी शायद उन्होंने कुछ जल्दी जल्दी ज्यादा बोलना शुरू किया कि सत्ता के पक्ष से उनका समर्थन थोड़ा सा मजबूत हो जाए।